तो गाइस गेस करो मैं अभी कहाँ हूँ। आई एम इन ऋषिकेश। अब जाके मुझे रियलाइज हुआ कि पता नहीं क्यों लोग यहाँ पे बार बार मुंह उठाकर आ जाते हैं। बताओ क्यों आ जाते हैं? चलो दिखाता हूँ। इसलिए आ जाते हैं लोग यहाँ बार बार मुंह उठा के। तो चलिए गाइज फिर शुरू से ही शुरू करते हैं। तो यार सुबह के 4:30 बजे मैं हवा में उछलकर अपनी जीन्स पहन लेता हूँ और फिर किचन में चोरी छिपे घुसकर दूध और ब्रेड का प्यारा सा नाश्ता बनाता हूँ और खा लेता हूँ। और मेरे भाई सेफ्टी फर्स्ट, अपने हाथों और सर को बचाने के लिए ग्लव्स और हेलमेट लगाकर मैं अपनी हीरो होंडा को स्टार्ट कर ऋषिकेश के लिए निकल लेता हूँ। और फिर ठीक 5:30 बजे मैं निकल जाता हूँ दिल्ली से ऋषिकेश के लिए। और मैंने तय किया कि मैं पानीपत, शामली, मुजफ्फरनगर होते हुए ऋषिकेश जाऊंगा क्योंकि वो मेरे यहाँ से नजदीक पड़ता है। और देखिए ना दोस्तों, हाईवे पर चलती बाइक और सामने उभरता हुआ सूरज एक अलग ही सुकून दे रहा है। हल्का सा फॉग और गोल्डन लाइट मिलकर पूरे सीन को सिनेमैटिक सा बना दे रहे हैं। ठंडी हवा के साथ ये सनराइज राइड दिल को एक फ्रेश स्टार्ट जैसा फील करवाती है। सच अ ब्यूटीफुल व्यू दोस्तों। और सुबह के 8 बजे मैं मुजफ्फरनगर पहुंच जाता हूं, जहां मैं एक ढाबे पर टी ब्रेक के लिए रुकता हूं क्योंकि हाईवे के किनारे गर्मा गर्म चाय का एक कप सफर का असली सुकून देता है। और किसी ने क्या खूब ही कहा है कि ठंडी हवा और गर्म चाय तुरंत आपकी थकान को हटाए। सो गाइस सुबह 5:30 बजे से ऋषिकेश के लिए निकला हुआ हूँ और नॉन स्टॉप बाइक चला रहा हूँ। अभी 8 बजे हैं और मैं पहुँच गया हूँ मुजफ्फरनगर। और यहाँ पर मैंने एक छोटे से ढाबे पर एक प्यारी सी टी ली है और थोड़ा अपने घोड़े को, मेरी जो बाइक है उसको थोड़ा सा रेस्ट दिया है। तो टी पीने के बाद थोड़ा 10-15 मिनट थोड़ा रेस्ट करूंगा, उसके बाद फिर नॉन स्टॉप बाइक चलाऊंगा। तो मिलते हैं ऋषिकेश में। तो लो भैया, देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है का बोर्ड देखते ही मैं एकदम से एक्साइटेड हो गया। एंड वेलकम टू देवभूमि उत्तराखंड। और लीजिए गाइस, माँ गंगा के पावन दर्शन कर लीजिए आप लोग भी। फाइनली मैं देवभूमि उत्तराखंड के हरिद्वार में पहुंच गया हूँ। देखिए माँ गंगा का फ्लो कितना जबरदस्त है। वाह, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर महादेव। दोस्तों तो अभी मैं हरिद्वार में हूँ और पीछे आप देख रहे हैं माँ गंगा का पावन जल। और अभी आप लोग माँ गंगा के पावन दर्शन कर चुके हैं। तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना पहले हम ऋषिकेश चले और नीलकंठ महादेव जी के दर्शन करें, क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है। हमें शाम तक माँ गंगा के दर्शन भी करने हैं और नीलकंठ महादेव जी के दर्शन भी करने हैं। तो पहले महादेव जी के दर्शन करेंगे, उसके बाद वापसी में हम हरिद्वार घूमेंगे। तो चलिए चलते हैं ऋषिकेश। तो दोस्तों, गंगा रिवर का दृश्य सामने आते ही दिल एकदम शांत सा हो जाता है। बहती हुई धारा और आसपास के पेड़ एक डिवाइन सी फीलिंग देते हैं जो कि बिल्कुल बयां नहीं की जा सकती। दिस इज ऑसम। पानी की हल्की सी आवाज भी अंदर तक सुकून भर देती है। और यार बाइक पर हूँ और सामने ऋषिकेश के पहाड़ हल्की सी धुंध के साथ धीरे धीरे उभरते नजर आ रहे हैं। सुबह की ठंडी हवा सीधे चेहरे पर लग रही है और उसके साथ ये व्यू एक अलग ही कामनेस दे रहा है। सीन इतना शांत और नेचुरल है जैसे सफर अपने आखिरी फेज में आकर धीरे से सेटल हो रहा हो। हर मोड़ पर पहाड़ों का शेप थोड़ा और क्लियर हो जाता है और आंखों को एक फ्रेश सी फीलिंग आ रही है। थकान अभी भी बॉडी में है, लेकिन उससे ज्यादा एक सुकून सा फील हो रहा है जो पूरे सफर को जस्टिफाई कर दे रहा है। इंजन की हल्की सी आवाज और आसपास का साइलेंस दोनों मिलकर एक परफेक्ट ट्रैवल मोमेंट क्रिएट कर रहे हैं। दिल में बस एक ही थॉट चल रहा है, हाँ यही देखने के लिए तो मैं यहाँ पर आया था। एंड फाइनली ऋषिकेश पहुंचते ही मैं सबसे पहले पेट पूजा करता हूँ और 40 रुपए की छोले कुलचे की प्लेट लेता हूँ जो बहुत ही टेस्टी थी, क्या बताऊं। और खाना खाने के बाद मैं इस वक्त बाइक पर हूँ और जानकी सेतु से गंगा नदी को पार कर रहा हूँ। नीचे बहती हुई गंगा की धारा एकदम साफ और शांत दिख रही है, लेकिन उसके अंदर की ताकत एकदम साफ महसूस भी हो रही है। ऊपर हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही है और सामने पहाड़ों के बीच से आती हुई रोशनी पूरे सीन को और भी खास बना रही है। इस पल में स्पीड अपने आप स्लो हो जाती है क्योंकि यहाँ जल्दी कहीं पहुंचने का नहीं बल्कि हर सेकंड को महसूस करने का मन करता है। जैसे मैं सेतु के बीच में पहुंचा हूँ और एक नजर नीचे जाती है गंगा की बहती हुई लहरें जिसकी आवाज ऊपर तक सुनाई दे रही है। उस आवाज में एक अजीब सा सुकून है, जैसे वो सफर की सारी थकान
अपने साथ बहाकर ले जा रही हो। आसपास के लोग भी धीरे चल रहे हैं, कोई फोटो ले रहा है, कोई बस खड़ा होकर इस नज़ारे को देख रहा है। यहाँ आकर लगता है कि हर कोई अपनी अपनी दौड़ से थोड़ी देर के लिए बाहर आ गया है। जानकी सेतु से ऋषिकेश के प्रमुख झूलों में से एक है। इसे लगभग 2018 के आसपास आम लोगों के लिए खोला गया था। इसे खास तौर पर पैदल यात्रियों और दोपहिया वाहनों के लिए बनाया गया था, ताकि राम झूला और लक्ष्मण झूला पर बढ़ते ट्रैफिक का दबाव कम किया जा सके। इस पुल की बनावट मॉडर्न है, लेकिन इसके ऊपर खड़े होकर जो फील आता है वो पूरी तरह आध्यात्मिक और नेचुरल है। जब मैं आगे बढ़ता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि ये सिर्फ एक ब्रिज क्रॉस नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस है, जहाँ नेचर, स्पिरिचुअलिटी और ट्रैवल तीनों एक साथ मिल जाते हैं। गंगा के ऊपर से गुजरते हुए एक अलग ही कनेक्शन फील करने वाली बात है, जैसे यह सफर सिर्फ जगह बदलने का नहीं बल्कि कुछ अंदर से बदलने का है। और उसी मोमेंट में दिल क्वाइटली बोलता है, अगर सफर में ऐसे पल मिल जाए तो मंजिल अपने आप खास हो जाती है। जय श्री राम। एंड फाइनली दोस्तों, अब मैं ऋषिकेश के उस मशहूर स्पॉट पर आ चुका हूँ जिसे लोग गोवा बीच के नाम से जानते हैं। गंगा के किनारे फैली हुई सफेद रेत, सामने बहती हुई साफ नदी और चारों तरफ पहाड़, ये कॉम्बिनेशन अपने आप में एक अलग ही वाइब क्रिएट करता है। यहाँ आते ही ऐसा लगता है जैसे शहर की सारी भागदौड़ पीछे छूट गई है और बस नेचर के साथ एक सीधा कनेक्शन बन गया है। यहाँ बैठकर थोड़ी देर मजा लिया और फिर निकल पड़ता हूँ नीलकंठ महादेव के दर्शन के लिए। और इस जगह को गोवा बीच इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा ओपन स्पेस और रेत है, जो कि बिल्कुल किसी बीच जैसा दिखाई देता है। फर्क सिर्फ इतना है, वहाँ समंदर है और यहाँ पर पवित्र गंगा। और गाइज, अगर आप इस प्यारे से व्यू पॉइंट पर आना चाहते हो तो जब आप नीलकंठ की तरफ चढ़ाई शुरू करेंगे तो आपको लेफ्ट साइड में एक ढाबा दिखेगा। वो बेसिकली वहाँ पर टी वगैरह बेचता है। उसके पीछे से एक छोटा सा रास्ता नीचे उतर रहा है। वहां से जब आप नीचे की तरफ उतरेंगे तो आप इस प्यारे से व्यू पॉइंट के किनारे पर जाकर देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। पहाड़ों की गोद से बहती हुई गंगा नदी और बीच में खड़े हुए आप। हेलो गाइज, ये मुझे मेरे फ्रेंड मिले हैं यहाँ पे। क्या नाम है भैया आपका? केशव। केशव, कहाँ से आप? भाई मैं गुड़गांव से हूँ। गुड़गांव से हो? वैसे केशव भैया, मैं रोहिणी में रहता हूँ। वैसे तुम दिल्ली से हो? अरे देखो यार, बिल्कुल पास के बंदे मिल गए। तो चलो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक यार। थैंक यू। और नीलकंठ महादेव के रास्ते में थोड़ा आगे बढ़ते हुए आपको दिखेगा कि नीचे की तरफ बहुत ही प्यारे प्यारे रिजॉर्ट्स बने हुए हैं, जहाँ पर आप बोन फायर एंड कैंपिंग भी कर सकते हैं। और अगर आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ में यहाँ पर आएंगे तो आपको बहुत ही मजा आने वाला है। और यार, मैं इस वक्त नीलकंठ महादेव मंदिर के दर्शन के लिए जा रहा हूँ और ये घुमावदार पहाड़ी रास्ते इस सफर को और भी खास बना रहे हैं। हर मोड़ पर एक नया दृश्य सामने आता है। कहीं घना जंगल, कहीं दूर तक फैले पहाड़ और कहीं हल्की सी धूप जो पेड़ों के बीच से छनकर सड़क पर गिरती है। बाइक की स्पीड अपने आप धीमी हो जाती है, जैसे दिल कह रहा है कि इस रास्ते को जल्दी खत्म मत करो, इसे महसूस करो मेरे यार। हवा में एक अलग ही ताजगी है जो हर सांस के साथ अंदर तक उतर रही है। शहर का शोर अब बहुत ही पीछे छूट चुका है और यहाँ सिर्फ हवा की आवाज, बाइक का हल्का सा इंजन साउंड और नेचर की खामोशी है। यह रास्ता सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नहीं है बल्कि खुद के अंदर उतरने का भी है। हर घुमाव जैसे एक नया एहसास दे रहा है, थोड़ा सुकून, थोड़ा सन्नाटा और बहुत सारी शांति। धीरे धीरे मन शांत होता जा रहा है और एक अलग ही श्रद्धा का भाव भी जाग रहा है। ऐसा लग रहा है कि यह सफर सिर्फ एक मंदिर तक नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस की तरफ ले जा रहा है। जब रास्ता इतना खूबसूरत हो तो समझ आ जाता है कि मंजिल कितनी खास होगी। दिल में बस एक ही भावना है, महादेव बुला रहे हैं, तभी तो ये सफर इतना सुकून भरा लग रहा है। और किसी ने क्या खूब कहा है, पहाड़ चुप है फिर भी कितनी बातें करते हैं, खामोशी में दिल के जज्बात भरते हैं। हर ऊंचाई जैसे हौसलों की कहानी कहती है, हर घाटी में सुकून की रवानी रहती है। रास्ते मुश्किल हैं पर नज़ारे आसान कर देते हैं, थके हुए मन को फिर से जवान कर देते हैं। और लीजिए दोस्तों, यहाँ पर हम अपनी बाइक को पार्क करके इन भैया से प्रसाद की थाली खरीद लेते हैं और चल पड़ते हैं नीलकंठ महादेव जी के दर्शन के लिए।
और फिर मैं दर्शन की लाइन में लग जाता हूँ अपने हाथ में थाली को लेकर और देखता हूँ कि सावन महीने के हिसाब से अभी सीजन नहीं है तो भीड़ कम है, जल्दी से दर्शन हो जाएंगे। हर हर महादेव। और मेरे हाथ में जो प्रसाद की थाली है, इसमें जो आपको ओम नमः शिवाय लिखा हुआ जल दिख रहा है, उसमें नाग नागिन का जोड़ा ऐसे डालकर और उसमें बेल पत्र मिलाकर ही हम शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। और लीजिए दोस्तों, मंदिर द्वार पर ही आप नीलकंठ महादेव जी के दर्शन कीजिए, क्योंकि अंदर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है, इसलिए मैं आगे की रिकॉर्डिंग नहीं डाल पाऊंगा। और दोस्तों, नीलकंठ महादेव जी से जुड़ी कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय निकला विष भगवान शिव ने पी लिया था। विष के प्रभाव से उनका कंठ यानी गला नीला हो गया, तभी से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। और विष पीकर शिव भगवान ने इसी जगह पर विश्राम किया, तो श्रद्धालुओं ने इसी जगह पर नीलकंठ महादेव मंदिर बना दिया। और फिर महादेव जी के दर्शन करने के बाद मैंने ऊपर पहाड़ पे एक प्यारे से रेस्टोरेंट में, जो पहाड़ के बिल्कुल किनारे पर था, खाना खाया, जो कि बहुत ही टेस्टी लग रहा था। और फिर खाना खाने के बाद मैं यहाँ पर 2 बंदों से मिला। भाइयों, कहाँ से आए आप? हाँ, राजस्थान श्री गंगानगर। अच्छा जी, कैसे आए हो? हमें बाबा की यात्रा करने हैं। अच्छा, नहीं मैं कह रहा हूँ किसी वाहन से आए हो कि बस से आए हो? पैदल आए हम। पैदल आए हो? भाई साहब, ये मेरे 2 भाई मिले हैं मुझे राजस्थान से, और ये पैदल आए हैं इतनी दूर से। ये भोले बाबा के मतलब एकदम पक्के भगत है भाई। हर हर महादेव। और फिर गंगा में इस वक्त राफ्टिंग पूरे जोश में चल रही है। तेज धार के बीच राफ्ट आगे बढ़ रही है और हर लहर एक नया थ्रिल दे रही है। लोगों की आवाजें, पानी के छींटे और एक्साइटमेंट मिलकर पूरा माहौल एनर्जेटिक बना रहे हैं। यहाँ साफ महसूस होता है गंगा सिर्फ शांति नहीं है, एडवेंचर का भी असली मजा देती है। हर हर गंगे। तो यार, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई थी आज। तुम्हारा भाई बाल बाल बचा है। दरअसल ऐसा हुआ कि मैं ना शाम को 5 बजे नीलकंठ से नीचे की तरफ उतरने लगा। नीलकंठ की तरफ से जब मैं नीचे की तरफ उतरने लगा, तो ना जब हम नीलकंठ से बिल्कुल नीचे आ जाते हैं, जानकी सेतु, राम झूला, लक्ष्मण झूला के आसपास को, तो वहाँ पे ना दरअसल लास्ट ईयर जो मानसून हुआ उसमें बारिश इतनी ज़्यादा हुई कि ना कहीं कहीं से रोड जो है बैठ गई, ख़राब हो गई। तो अभी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो उसकी वजह से क्या है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम लगता है। अगर एक साइड की गाड़ियाँ निकल रही हैं तो दूसरी साइड की खड़ी होंगी, और अगर दूसरी साइड से गाड़ियाँ निकल रही हैं तो पहली साइड की गाड़ियाँ खड़ी होंगी। तो इसी वजह से दरअसल मुझे क्या है, जानकी सेतु का रास्ता नहीं दिखा कि इधर से हम राम झूला, लक्ष्मण झूला या जानकी सेतु की साइड से निकल जाते हैं। तो उस रोड पे दूसरा कट भी था। अब मुझे दिखा कि ये कट भी शायद वहीं पे जा रहा होगा, और बस हो गई गड़बड़। अब मैंने वो कट ले तो लिया और मैं 6-7 किलोमीटर आगे जंगल की तरफ आ गया, और वो रास्ता जा रहा था बैराज की तरफ, जहाँ पे कुछ गंगा नदी के ऊपर, माँ गंगा के ऊपर डैम वगैरह बना रखा है उस साइड में। अब मैं जंगल में आगे घुसता चला गया और दिन ढलता चला गया। जैसे ही दिन और ज़्यादा अंधेरे की तरफ ढलता चला गया और मैं और जंगल में आगे की तरफ घुसता चला गया, तो अब रोड हो गया बिल्कुल सुनसान। उस रोड पे कोई जा भी नहीं रहा था। अब मैं सोच रहा कि यार नीलकंठ पे मैं अकेला थोड़ी था, और लोग भी थे मेरे साथ में। तो यार मुझे ऐसा लगा कि ना जंगल में जानवर इधर से इधर भाग रहे हैं, इधर से इधर भाग रहे हैं, इधर से इधर भाग रहे हैं। अब एक साइड में पहाड़ और एक साइड में जंगल। तो यार मैं तो डर गया। तो फिर ऐसा हुआ कि ना थोड़ी आगे की तरफ जब जंगल थोड़ा घना सा हुआ, तो कोई बिल्ली या तेंदुआ, आई डोंट नो क्या था, थोड़ा बिल्ली से काफ़ी ऊंचा था, या फिर तेंदुए का बच्चा भी हो सकता है। वो बिल्ली से मतलब काफ़ी बड़ा सा था, पहाड़ के साइड से कूदा और इधर जंगल में। मैं तो सक आ गया यार। मैंने अपना कैमरा भी नहीं ले रखा था, ना मेरे पास मेरे चीन माउंट में भी कैमरा नहीं था, क्योंकि अंधेरा हो रखा था, मैं क्या ही रिकॉर्ड करता। तो ऐसा हुआ, मैं बिल्कुल डर गया। अब मैं रोड पर अकेला, मैं करूँ तो क्या करूँ। मैंने बाइक की स्पीड और तेज़ कर दी। अब जो होगा देखा जाएगा। अब कुछ मुझे रास्ता भी नहीं दिख रहा था, मेरे मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं, मैं किसी को कॉल करके भी नहीं बुला सकता। और अगर मैं अंदर जंगल में खो गया तो मुझे ढूंढने भी नहीं आएगा। तो क्या करूँ। मैं फिर भी आगे की तरफ चलता रहा। मैंने कहा ये रोड कहीं तो जाता ही होगा, चलो इसी रोड पे। थका हुआ वैसे ही,
सुबह 5:30 बजे का निकला हुआ हूँ घर से। तो खैर मुझे रास्ते में रॉयल एनफील्ड पे एक बंदा मिल गया, बहुत ही स्लोली आराम से जा रहा, मतलब ठीक ठाक स्पीड पे था। तो मेरे लिए तो एकदम उम्मीद की किरण से जाते मैंने मोटरसाइकिल भगाई और उसकी बराबर मिल गया। मैंने उसको रोका नहीं, वरना वो मुझसे डर जाता। वो सोचता कि पता नहीं क्यों सुनसान रास्ते पे मुझे कोई बंदा रोक रहा है आके पीछे से। मैंने कहा कि भैया प्लीज़ एक बार अपना हेलमेट का वाइज़र हटाओ। उसने हेलमेट का वाइज़र हटा दिया और पूछने लगा, हाँ भाई क्या बात है। मैंने उसको बताया कि यार ऐसे ऐसे बात है, मैं नीलकंठ से आ रहा था और मैं रास्ता भटक गया। उसने कहा कि कोई बात नहीं, मेरे साथ साथ चलते रहो और मैं आपको बैराज तक छोड़ दूंगा, वहाँ पे मेन सिटी आ जाएगी, आप वहाँ से ऋषिकेश चले जाना। तो यार मेरी जान में जान आई, थैंक गॉड मुझे वो बंदा मिल गया। खैर वो बंदा इतना बढ़िया था, उसने मुझे मेन सिटी तक छोड़ दिया। फिर मेरी दोबारा ऋषिकेश जाने की हिम्मत नहीं हुई। 6-7-10 किलोमीटर, आई डोंट नो कितना है। फिर मैंने सोचा कि यहीं पे एक होटल में रूम या कुछ ले लेते हैं। तो मुझे होटल्स में रूम तो मिले नहीं, बट मैंने एक होम स्टे ले लिया है। तो यहाँ से मैं सुबह 4:30 या 5 बजे निकलूँगा और फिर एक बार राम झूला, लक्ष्मण झूला का जो भी वहाँ का व्यू होंगे वीडियो के थ्रू मैं आपको दिखाऊंगा। तो थैंक गॉड यार वो बंदा मुझे मिल गया, वरना आज तो मैं डर गया था सच में यार, कुछ भी हो सकता था, आई डोंट नो। मैंने तो ये भी सुना है कि रात को उस एरिया में जाना अलाउ नहीं है, पुलिस वाले वहाँ पे बैरिकेडिंग कर सकते हैं, बट मुझे कोई बैरिकेडिंग दिखी नहीं यार। ये तो हो सकता है या तो प्रशासन की लापरवाही कह लो, या मैंने सोचा कि मैं ही मतलब भीड़ भाड़ से बच के थोड़ा अलग रास्ते से निकल जाऊँगा। तो ये गलती कभी मत करना, जिधर से भीड़ जा रही है खासकर इस तरह के रोड्स पे हमेशा उन्हीं को फॉलो करना, क्योंकि जो सभी जा रहे हैं वो ठीक जा रहे हैं। अगर आप ऐसी जगह पे कुछ अलग हटके करोगे तो उल्टा आपको लेने के देने पड़ सकते हैं दोस्तों। तो सुबह मैं जाऊंगा, देखते हैं क्या होता है। जो भी मुझे व्यूज़ दिखेंगे मैं उन व्यूज़ को कैप्चर करूंगा और फिर वापस दिल्ली। और गाइज ये वो रूम है जो मैंने 300 रुपये में होम स्टे में लिया था। 300 रुपये के अकॉर्डिंग ये रूम मुझे काफ़ी वर्थ इट लगा, वेरी गुड। और फिर सुबह 5:30 बजे मैं पहुंच जाता हूँ गंगा के किनारे पर, जहां बैठकर मैंने सुकून से भरी हुई कुछ सांसें ली और इस ठंडे और प्यारे एकदम शांति वाले माहौल का मजा लिया और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैंने इस दृश्य को अपनी आत्मा में उतार लिया, सच बता रहा हूँ। हर हर महादेव। और फिर दिन निकलते ही सुबह परमार्थ निकेतन आश्रम में योग का शांत दृश्य देखने को मिला। गंगा के किनारे बैठे लोग धीरे धीरे आसन कर रहे थे और माहौल पूरी तरह सुकून से भरा था। हवा में शांति, मंत्रों की हल्की ध्वनि और उगते सूरज की रोशनी सब मिलकर एक अलग ही ऊर्जा दे रहे थे। उस पल में लगा कि यहाँ सिर्फ शरीर नहीं, मन भी धीरे धीरे शांत हो जाता है। वेरी नाइस दोस्तों। और इसके बाद मैं नीरगढ़ वाटरफॉल के लिए निकल जाता हूँ। यहाँ के लिए एंट्री 50 रुपए है और अंदर जाते ही एक अलग ही नेचुरल वाइब शुरू हो जाती है। थोड़ी सी ट्रैकिंग है, कच्चा पक्का पत्थरों से भरा हुआ रास्ता है, लेकिन हर कदम के साथ एक्साइटमेंट भी बढ़ता है। चारों तरफ हरियाली, बहता हुआ पानी और ठंडी हवा इस जगह को और भी रिफ्रेशिंग बना देती है। तो गाइस अब मैं जा रहा हूँ अपनी फेवरेट लोकेशन पे, जिसकी वजह से मैं ऋषिकेश में आया था। हाँ मैं आ गया हूँ नीर वाटरफॉल पे। देखते हैं भाई क्या है कैसे है। हाँ ये है भाई नीर वाटरफॉल। हेलो भाई, आगे झरने, इससे भी ऊपर है यार एक सबसे लास्ट। इस रूट पे गाइस 3 झरने हैं। पहले झरने के बाद दूसरा झरना 300 मीटर पे है और दूसरे के बाद जो सबसे लास्ट वाला झरना है वो लगभग 400 मीटर पे है। लेकिन तेल निकाल दिया इसने तो यार। देखते हैं क्या होगा। अच्छा ये है तीसरे वाला, आ रहा है। ये है गाइस वो तीसरा झरना।
और इस वक्त मैं नीरगढ़ वाटरफॉल के ठंडे पानी में मजे से नहा रहा हूँ। लेकिन जैसे ही पानी शरीर पर गिरता है एकदम से झटका सा लगता है, लेकिन उसी के साथ एक अलग ही फ्रेशनेस भी महसूस होती है। पहले 2-3 सेकंड तो लगता है जैसे पानी से बाहर निकल जा, लेकिन थोड़ी देर बाद बॉडी को आदत हो ही जाती है। और इस प्यारे से वातावरण एंड माँ गंगा का आशीर्वाद लेकर अब हम लेते हैं अपने व्लॉग से अलविदा। मिलते हैं अगले व्लॉग में दोस्तों। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने भाई को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। तब तक के लिए हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।